उस समय की राजनीति के राजनीति हमारे पापा जी इस देश के प्रधानमंत्री जो उन्होंने नाम से जाना क्या हो किसान को कहने 5 लाख दिए गए आप 10 लाख को फिर संभाले थे चुनाव लड़े ठीक है समय की मांग है और समय जैसा भी तय करेगा वो हम तय करेंगे कि कहीं गलत रास्ते पर नहीं जाए माँ बाप की अब जो हमारे शिक्षकों की जो हमें शिक्षा की इस जीवन में मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ जो आज की तारीख में युवा है व्यक्ति है जो राजनीति में आना चाहते हैं पर्ची जो पहले बनती थी 10 रुपए में 5 मंत्री अदर में खेले जाते जो एक पर्ची फरमाया कोई भी भाग हो जो भी है सबको त्रस्त कर दिया सब बेकार बर्बाद कर दिया नोटबंदी पर आपने आया तो देश का 99.9% काला धन वापसी आ गया। नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप बजाज और आप देख रहे हैं आजाद वीडियो। आज हमारे साथ में युवा दिनों के धड़कन जाने माने नेता शेखपुर के बहुत सबसे प्यारा और समाजवादी पार्टी के संभावित राष्ट्रवाद उम्मीदवार अंकित वाल्मीकि जी आज उनसे जाने की जीवन यात्रा उनकी दिनचर्या उनका संघर्ष विधानसभा के लिए उनके विचार के बारे में सही स्वागत करते हैं। नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया सर। क्या फिलहाल दिनचर्या क्या आप सब जानते ही हो 2027 की चुनाव की तैयारी और नहीं अपने जो हमारे चिंतक लोग आते हैं उनसे नहीं उनकी समस्याओं का निराकरण करना और उनसे बात करते हैं जो भी होता है उनकी समस्याओं का हल कराना चाहिए दिनचर्या उसके बाद अपने साथियों के साथ अपने लोगों के साथ जो भी हमारे साथी हैं निकल जाते हैं सुबह और लोगों के दुख में रहना और उनकी बातों को सुनना और उनकी राष्ट्रीय बैंक मैंने भेज जाता उनका जो संदेश है लोगों तक पहुँचाना ये हमारे दिनचर्या का हिस्सा है चाहे उसमें हमारे किसी तरफ से लेकर रामवास से लेकर चाहे हस्तनापुर विधानसभा हमारी है तो उसमें करीब 150 करीब गाँव आना तो सभी में अपना जाना जाना रहता है तो लगातार यही अपनी उम्मीद है कि आने वाले 2027 में विधानसभा में चुनाव जीत कर आगामी राष्ट्रपति को मुख्यमंत्री बनाकर इससे जो प्रदेश की समस्या है उनको दूर करने का कार्य हम करेंगे। लेकिन एक ना लोग जानने की कोशिश रहते हैं कि हमारे जो नेता भी बनेगी हमारी ब्लैक बनेगी उनकी पढ़ाई लायक नहीं है आपका इसलिए आपने अच्छी बात की मैं 90 मुझे पूरी अपनी हिस्ट्री याद है 90 में मैंने हाई स्कूल 95 में मैंने इंटर किया फिर 98 में मैंने बीए किया है फिर 2004 में मैंने एमए हिस्ट्री से किया। आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या पिताजी थी हमारे आर्मी से रिटायर्ड ओके भाई भी हैं वो भी एक्स सर्विसमैन है पिताजी का हमारे राजनीति से संबंध था पुराना क्योंकि पिताजी का हमारे का जब रिटायर्ड हुए तो बात यह था कि संसद भवन में उनकी नौकरी लगी तो वहाँ उन्होंने नौकरी तो खुद की नहीं की पर वहाँ राजनीतिक लोगों से प्रभावित होकर कांग्रेस का निर्माण प्रभावित होकर राजनीति में आ गए और राजनीति में रहे कांग्रेस बड़े नेता रहे और नहीं उस समय की राजनीति की राजनीति हमारे पापा जी इस देश के प्रधानमंत्री जो उन्होंने नाम से जाना तो उनके बाद राजीव गांधी जी के साथ उन्होंने काम किया और दुर्भाग्य है हमारा जैसे हमने हाई स्कूल पास किया हमारे पापा जी 16 जुलाई 1993 में एक्सपायर हो गए और बाकी परिवार का संघर्ष किया बहुत काफी संघर्ष किया पढ़ाई भी हमारे जब हाई स्कूल पास किया था पापा जी एक्सपायर हो गए तो समस्या नहीं हो पर हमने जो भी मन में भावनाएं थी जो भी अपनी गरीबी या कोई समाज की सेवा को नहीं कर पाएंगे तो पढ़ लिख नहीं कर पाएंगे के बाद 99 में हमारी मम्मी जी तो संघर्ष रहा बहुत शादी हो गई हमारे 3 बच्चे हो गए एक समय ऐसा था मैं कोई शर्म महसूस नहीं कर रहा मैंने जीवन में संघर्ष किया उसको बताने तक कोशिश कर रहा हूँ एक समय ऐसा था कि बच्चे भी हो गए 3 और जहाँ बैठे यही अपना व्यापार यही रोजगार इसी से किराया आता है यही तो खाना पीना है तो बात है एक समय ऐसा था शाम को सब्जी के लिए या रोटी के लिए भी समस्या रहती थी कि शाम को किराएदार से महीने तक गिराना करके पैसे मांगते थे कि हमें पैसे दे दिए तो बड़ा संघर्ष किया उसके बाद मन में एक भावना थी तो थी कि कहीं गलत रास्ते पर नहीं जाना
माँ बाप की, अब तो हमारे शिक्षकों की जो हमें शिक्षा थी, इस जीवन में मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ जो आज की तारीख में युवा है, जैनजी है, जो राजनीति में आना चाहते हैं, कि बस आप संघर्ष का रास्ता चुनिए। आसान रास्ता कोई नहीं, संघर्ष बड़ी चीज है। और जीवन में एक बात और संदेश मैं देना चाहता हूँ कि कोई ऐप ना किया, तो जीवन में अगर आप ना ऐप नहीं करोगे तो जिंदगी मौका देती है आगे बढ़ा। अब वही मौका मुझे जिंदगी ने दिया और मैंने फिर मेहनत की, संघर्ष चलता रहा लगातार। 2002 में पहली बार हम राजनीति में आए। हमारे मवाने के पूर्व विधायक है वाल्मीकि, उनको चुनाव लड़ाया। उस चुनाव लड़ाने से पहले वाल्मीकि सेना बनी है, उसमें भी हमने काम किया। फिर हमारा क्षेत्र जो है जहाँ हम बैठे हैं, हस्तिनापुर विधानसभा में नहीं था पहले, किठौड़ विधानसभा में, तो हमारे मशहूर पूर्व कैबिनेट मंत्री और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ही नहीं, सब जगह एक अलग नाम रखने वाले की साथ का एक क्षेत्र था, उनकी साथ भी हम लगातार समाजवादी पार्टी में संघर्ष करते रहे। फिर 2009 में परिसीमन बदला और हमारा ये क्षेत्र किठौड़ विधानसभा से हटकर हस्तिनापुर में जुड़ गया। हस्तिनापुर में जो जुड़े, चौवन गांव जिला ब्लॉक में है। हाँ, एक नगर पंचायत है, जिला परिषद बड़हमा। तो इसी तरह से जीवन यात्रा चल रही है। फिर हमने 2012 में पूरी मेहनत से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सरकार बनी, सक्रिय रूप से रहे। हमारा क्षेत्र जो, हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई थी। पूर्व विधायक हमारे वाल्मीकि जी जो हम बहाने के रहने वाले हैं, उनको हमने चुनाव लड़ाया और मजबूती से हमको चुनाव लड़ाया और चुनाव जीता। परिणाम स्वरूप समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, उसमें भी संघर्ष करते रहे। फिर 2015 में मुझे जिम्मेदारी दी गई SC/ST प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष के रूप में। उसके बाद मैंने पीछे मुड़ लगी और लगातार आपके बीच में हूँ। फिर 2017 में सरकार चली गई थी, प्रदेश सचिव चुना दिया गया SC/ST प्रकोष्ठ में। लगातार संघर्ष है, संघर्ष जारी रहेगा हमारा। तो आज आप सबका, क्षेत्र की जनता का जो प्यार है, जो हिम्मत है, उसको हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। बीच में फिर कोरोना काल आया। कोरोना काल में हमारे मन में भी ये भावनाएं थी कि हमें भी मदद करनी चाहिए। तो हमने अपने साथियों से बात की, तो ईश्वर का प्रभाव था, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रेरणा थी। उन्होंने भी हमसे बीच बीच में समय कोरोना काल में बात की और हमने लोगों की मदद करने की शुरू की। ईश्वर ने ऐसा कराया कि हमने 100 दिन लगातार मदद करने का। आपको राजनीति में प्रेरणा कैसे मिली? राजनीति आने के पहले तो हमारा पारिवारिक बैकग्राउंड रहा। आपको बता दूं, पापा जी हमारे, पर पापा जी जब चले गए तो अपनी उम्र बहुत कम थी, 15-16 साल के थे। पढ़ाई में ध्यान था। पढ़ाई में ध्यान रखने के बाद कहीं ना कहीं कोई मन में भावनाएं थी कि देश के गरीबों की, मजदूरों की, बुजुर्गों की, किसानों की अगर मदद की जा सकती है तो वो समाज सेवा के माध्यम से, राजनीति का एक माध्यम है, उसमें गया। फिर आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव से हम प्रेरित रहे, क्योंकि उन्होंने वाल्मीकि समाज के लिए बड़ा मान सम्मान था। हम बड़े दबे कुचले परिवार से हैं और वाल्मीकि समाज निचले पायदान का कहा जाता है। आदरणीय नेताजी ने जब वे मुख्यमंत्री बने, हमारे महर्षि वाल्मीकि जी की छुट्टी जो स्वीकार करने का काम किया, सबसे पहले वही किया। दूसरा, मेरा बैकग्राउंड भारतीय सेना से भी है। पिताजी एक्स सर्विसमैन रहे, भाई अब भी है सर्विसमैन, पेंशन ले रहे हैं। तो नेताजी ने एक बड़ा काम किया जब वे रक्षा मंत्री थे देश में, तो शहीदों के हमारे जो पहले कफन या क्या उनकी शव या उनकी देह जो घर पर नहीं आती, उनकी वर्दी आती थी। तो नेताजी ने वो एक क्रांतिकारी कदम उठाया जो इस देश के, हमारे भारतीय सेना के जो सैनिक हैं जिन पर हमें गर्व है, वो शहीद हो जाते थे। तो नेताजी के मन में टीस थी, क्योंकि नेताजी का भी बैकग्राउंड कहीं ना कहीं आर्मी से संबंधित रहा और उन्होंने एक क्रांतिकारी कदम उठाया जो हमारे देश के गर्व हैं, शहीद हैं, जो हमारे शहीद हैं, उनकी तो सबको पहुंचाने का जो काम किया। तो इसी से प्रेरणा लेकर मैंने नेताजी से प्रेरणा लेकर मेरे मन में आई कि आप हमें भी राजनीति में जाना चाहिए। तो उसी से प्रेरणा लेकर हम राजनीति में आए थे। उसके बाद हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और 2012 में मुख्यमंत्री बने आदरणीय श्री अखिलेश यादव ने वो क्रांतिकारी काम किए 2012 में, तो आज से पहले कभी नहीं। तो जैसे कि सबसे पहले
किसानों की आपासी जो मुक्ति करने का काम किया, 1 रुपए में शिक्षा, 1 रुपए में शिक्षा स्वास्थ्य की बात की, तो पर्ची जो पहले बनती थी 10 रुपए में 5 में बनती, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पर्ची छुड़वाने का काम किया जितने भी सरकारी अस्पताल है। इसके बाद 10 नब्बे की सुविधा दी उन्होंने, 108 दिया, 102 दिया, बेटियों को कन्या विद्याधन देने का काम किया, बेरोजगार हमारे भाई है उनको उन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया, बहुत ही योजनाएं में की थी क्रांतिकारी। और जो 100 नंबर की गाड़ी थी वो आदरणीय अखिलेश यादव जी की दी। और किसान जो हमारे कहीं न कहीं इधर उधर मेहनत करते थे और किसी कारण से कहीं खेती किसानी करते थे की मृत्यु हो जाती थी तो 1 लाख का उसका जो बीमा मिलता था किसानों को, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 5 लाख करने का। तो ये बड़ी क्रांतिकारी योजनाएं थी। आगरा एक्सप्रेस वे जैसे काम बनाया, शामली करतार मार्ग बनाया उन्होंने, तो बहुत काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया। और यही नहीं, उन्होंने हमेशा दलितों को, पिछड़ों को, किसानों को, मजदूरों को आगे बढ़ाने का काम किया। और कोई ऐसा जो हमारे समाजवादी पार्टी में सम्मान मिलता है। आप अभी विधानसभा की यही कर रहे हैं, उसमें प्रदेश में भुगतान विधानसभा है, अच्छा आपने 58 को चुना जी, उसके पीछे क्या कारण था? सबसे बड़ा कारण तो यह है, मेरी कर्मभूमि है, मैं यहाँ का क्षेत्रीय निवासी हूँ और कमनूर निवासी भी नहीं सकता। हसनापुर में मैंने जन्म लिया और क्योंकि आप जानते ही हो कि ये ऐसी सीट है, सुरक्षित सीट है और इससे बढ़िया जगह मेरे लिए नहीं हो सकती क्योंकि मेरी कर्मभूमि मेरा जन्म स्थान है और मैं यहाँ लोगों के सबसे टच में हूँ, लोगों के दिले में राज करता हूँ, मेहनत करता हूँ, दिन रात लोगों के दुख सुख में रहता हूँ। कहीं ना कहीं लोग जो है मेरे सम्मानित मेरे मतदाता हैं के, उन्होंने भी मुझसे कहा कि किशोर भाई अब आपको थोड़ा सक्रिय रूप से राजनीति में आना चाहिए। और बाकी आप सब जानते हैं लोकतंत्र है, बाबा साहब का संविधान देश में चलता है, हर आदमी हर कार्यकर्ता को अपना अधिकार है, मांगने का अधिकार है। मैं एक छोटा सा अदना सा कार्य करता हूँ समाजवादी पार्टी का, और समाजवादी पार्टी में एक बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी बात अपने नेता से कह सकते हो, अपनी बात जिस तरह से आप रख सकते हो, आपकी समस्याओं को बता सकते हो। अगर अखिलेश यादव जी से अपनी बात करते हैं समय समय में, और यही लोकतंत्र जो बाबा साहब ने हमें दिया वो मेरी ताकत से मैं कर पा रहा हूँ। उसी से मैंने मन में बनाया कि आप भी अपने संभव प्रयास में मेहनत कीजिए, बाकी ईश्वर मालिक है, जो होगा देखा जाएगा। मुझे किससे मिलता है तो मेरे क्षेत्र की जनता मेरी मदद करते हाथ जोड़ कर बता 2027 में बस समाजवादी पार्टी का फैसले का निशान देखना, कोई भी से धान तो जो मनी रहता है उनको अपना ही कर दें, किसी पार्टी से उनको कोई दिक्कत नहीं है, वोट भी अपना वोट है। दूसरे अपने 14 बार में भी 2 बार विधायक रहे मंत्री ठीक है, तीसरे आप हो, कितने चांस आपको मिलेंगे? देखिए मैंने आपसे पहले बताया कि क्राइटेरिया को मेरी ताकत है, मेरा समाज है और सर्व बिरादरी सब समाज का वोट जरूर, चाहे 36 बिरादरी के लोग मेरे साथ हैं और बाकी जो मेरे संबंध जो आपने पूर्व में नाम लिए भी सम्मानित है, चुनाव लड़े, ठीक है, समय की मांग है और समय जैसे भी तय करेगा वो हम तय करेंगे। आने वाले समय में मैंने आपसे पहले ही कह चुका कि मेरे सम्मानित है जिसको टिकट मिलेगा समाजवादी पार्टी उसको हम चुनाव लड़ाने का काम करेंगे और एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं लाइन में हूँ, ईश्वर मेरी मदद करेगा, बाकी क्षेत्र की जनता तय करेंगे, आदरणीय राष्ट्रीय जनता तय करेंगे। जहां तक कि आपने एक बात की अभी कि कितने चांस है, तो चांस की तो बात यह है मैं अपने नेता राष्ट्रीय जी के वोट करेंगे। समय समय पर आप देखते रहते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से और बाकी जो मैं जब मुलाकात होती है सकारात्मक मुलाकात होती है। अभी हाल ही में हम अभी 27 जुलाई में जो भी गई दिल्ली में मेरे राष्ट्रपति हमेशा आशीर्वाद वहां से मिलता है। मैं खुशनसीब हूँ, मैंने अपने आदरणीय राष्ट्रीय जी से कहा जब उनका मेयर का दौरा था कि मानी जी आपको गरीब कार्यकर्ता के यहाँ पर चाय देंगे, तो उनका इतना बड़ा दिल है कि मेरे आवास पे आए, मेरे परिवार को सम्मान दिया, तो चांस तो है काफी हद तक। बाकी जो आदरणीय राष्ट्रपति का निर्णय होगा वो सकारात्मक पे होगा, जिसको भी वो चाहेंगे उसको हम चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। कोई भी यहाँ पे हस्तनापुर में मतभेद नहीं है। अब की बार समाजवादी पार्टी रिपोर्ट वोटों से हस्तनापुर से जीत के अपने आदरणीय राष्ट्रपति श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे, क्योंकि एक कहावत और है हस्तनापुर से किसकी पार्टी की
सीट निकलती और सरकार की। तो ऐसा हुआ भी है। और हम आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के लोग मेहनत कर रहे हैं, हल्का को सीट को जीत गए तो हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के देश थोड़ा सा टिकट मिलता है तो आपको क्या मुद्दे हैं तो किस मुद्दों को आप जिंदगी जीत जाओगे? देखिए, मुद्दे सबसे बड़े मुद्दे यहाँ हैं खेती मजदूरों के, किसानों की, दलित पिछड़े वर्ग की, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, यही हमारा मुद्दा रहेगा। और सबसे बड़ी समस्या एक और है जो मैं लगातार विपक्ष का होने के नाते उठाता हूँ। हस्तिनापुर जो हमारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, गंगा का एरिया है, चाहे आप उधर से शुरू करते हैं से लेकर, और जब तक हस्तिनापुर क्षेत्र चलता है, चाहे हमारा इधर मिश्रीपुर लखनऊ है, वहां तक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र। और जो हमारे विपक्ष के आज जनप्रतिनिधि हैं, राज्य मंत्री भी हैं और भाग्य से जल शक्ति मंत्री हैं, पर अपने दूसरे कार्यकाल में जब पूरा होने को जा रहा है, वे अपने क्षेत्र की बाढ़ नहीं रोक सकते, जिसके परिणाम स्वरूप किसानों मजदूरों का लाखों करोड़ों रुपये का नुकसान होता है। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा यही रहेगा जो हमारी सरकार बनेगी, आदरणीय राष्ट्रपति अखिलेश यादव जी से कह के समस्या को जो बाढ़ की है बिल्कुल जड़ से हम समाप्त करने का काम करेंगे। एक बात और जो हमारे क्षेत्र के युवा हैं, ग्रामीण अंचल में जो हमारे युवा निवास करते हैं, उनके लिए एक स्टेडियम की बहुत जरूरत है, क्योंकि प्रतिभाएं गाँव गली से ही निकलती है। पता नहीं कौन सी प्रतिभा यहाँ इंतजार कर रही है, सुविधाएं नहीं मिल पा रही, उनको मौका नहीं मिल पा रहा, उनको ट्रेनिंग के लिए कोच नहीं मिल पा रहे, इस क्षेत्र में देश में पता मिल जाए, ये हमारा मेन मुद्दा है। शिक्षा का बिल्कुल सबसे मेन मुद्दा है। मैं शिक्षा के विषय में बाद में आऊंगा, क्योंकि आपने देखा होगा 2017 में बीजेपी सरकार बनी, योगी जी मुख्यमंत्री बने। 2017 में करीब 1,13,700 स्कूल थे जो प्राइमरी स्कूल थे, बेसिक स्कूल थे। अब आज की तारीख में 87,000 नाम जुबान रहे, 26,386 स्कूल में बंद है। तो हमारा मुद्दा ये रहेगा, बिजली पानी का आपको मैंने बता दिया। मैं दावा करता हूँ कि 2012 से 17 तक हमारी सरकार से जितने बिजली के काम हुए हस्तिनापुर विधानसभा में, सारे समाजवादी सरकार में, बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। चाहे खजूरी में हमारा बिजली पावर प्लांट लगाया हो, चाहे रठौड़ा कड़ा में लगा हो, चाहे हस्तिनापुर में लगा हो, चाहे नवाना में लगा हो, सब जगह आदरणीय अखिलेश यादव जी ने और गली गांव में बराबर में हमारा समाजवादी के नाम से वहां पे बालिकाओं का स्कूल खोला गया, जो आज पूर्ण रूप से बंद लगाता है। तो हमारे युद्ध यही रहेंगे, युवाओं को रोजगार मिले। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बड़ी क्रांतिकारी कदम उठाया था, आपको याद होगा, पंडित जी के जितने भी क्षेत्र के हमारे लोग हैं, हम इसमें कोई गुरेज नहीं। हालांकि आज बच्चे सब मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करके अपने मुकाम पा रहे हैं, पर इनका एक पेपर लीक बार बार होता है। पेपर लीक में बच्चा जो दिन रात मेहनत करता है, उसके परिवार को बड़ी पीड़ा है। उसको दूर करने के लिए हमारे ग्रामीण के बच्चे हैं, हमारे उनका फिजिकल तो बड़ा मजबूत है, मेहनत करते हैं, पढ़ाई लिखाई भी अच्छी करते हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्रांतिकारी कदम उठाया था कि आप जो ग्रामीण हमारे क्षेत्र के बच्चे या शहरी क्षेत्र के कोई भी हो, आप दौड़ के दिखा दें, मेरिट के आधार पर आपकी भर्ती समझा जाए, ना लीव की समस्या होगी ना नहीं होगी। तो ये तो ये बंद करने का काम। और अगली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आज के जो थाने हैं तो बीजेपी के भ्रष्टाचार करके कोई किसी की सुनवाई नहीं, गरीब मजदूर कोई भी इसमें किसका जा रहा है, कोई सुनने वाला नहीं। यहाँ तक कि आपने देखा हो जो राज्य मंत्री हैं, के जनप्रतिनिधि हमारे हस्तिनापुर के विधायक हैं, उनकी भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। सरकार ने कई बार में कोई धरना बंद लगा कर बैठ दिया, तो गरीबों की मजबूरी पूरी होती। तो हम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो लोगों के दुख सुख में आधी रात को खड़े होने का काम करेंगे। जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो वृद्धा बहनें हैं, उनको पेंशन की जो व्यवस्था चल रही है, समाजवादी पेंशन की, वो कहीं ना कहीं उन्होंने बंद किया, बंद करने का काम किया। उसको जो नहीं मिल रही उस मुद्दे पर जाते ही आए जाति मूल्यवान के चक्कर लोग लगाते हैं। राशन कार्ड नहीं बन पा रहे महिलाओं के, माता बहनों के, इतनी बड़ी समस्याएं चल रही। लेकिन यहाँ अभी डेवलपमेंट लोगों को नहीं हो पा रहा।
अब चंडीगढ़ तो बताते हैं, एक चंडीगढ़ जो बड़ा राजधानी हस्तापुर अपना लोगों के पास नहीं हो पा रहा है, यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो, और पर्यटक यहाँ आते हैं लेकिन प्रॉपर रहने का नहीं मिल पा रहा, घूमने के लिए कुछ प्रॉपर ऐसा डेवलपमेंट नहीं हुआ कुछ। तो अगर आपकी सरकार है तो उसमें आप क्या करोगे, सब डेवलपमेंट के लिए आप क्या काम करेंगे? देखिए, सरकार जब आएगी हमारी, असंख्य राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूर्व में भी जो काम किए हैं, सबसे पहले तो पर्यटन से संबंधित इन्होंने काफी काम किए, चाहे समाजवादी लोहिया ग्रामीण विकास के नाम से बसें चलाई, वो भी उन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि बिजली पानी सड़क, इस पर बहुत काम हुआ समाजवादी पार्टी में, स्कूल खोलने का काम किया। उसके बाद युवाओं को जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आज की तो है, हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी बेरोजगारी, उस बेरोजगारी को हम खत्म कैसे कर सकते हैं, इस पर हमें विचार करना चाहिए। जो दूर दराज में हमारे भाई हैं, युवा हैं, बेरोजगार हैं, जाते हैं घर से काम करने के लिए, वहाँ उनको काफी कठिनाई आती है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह के हमारी पार्टी जब सरकार यहाँ आएगी तो यहाँ उद्योग लगाए जाएंगे, लघु उद्योग में भी काम किया जाएगा, उनको बढ़ावा दिया जाएगा, क्षेत्र में लोगों को रोजगार की व्यवस्था की जाएगी, चाहे सीएनजी प्लांट लगाने की बात हो, चाहे और छोटी मोटी बात हो, उस पर काम किया जाएगा। और जो हमारे क्षेत्र के युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, माता बहनों को 40,000 आदरणीय राष्ट्रपति जी कह चुके हैं, 40,000 वार्षिक रुपये उनके खातों में डालने का काम किया जाएगा। 300 यूनिट बिजली फ्री करने का आदरणीय राष्ट्रपति जी काम कह चुके हैं। बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, और जितनी भी कनेक्टिविटी है हमारी शहर में जोड़ने का हम काम करेंगे। और आने वाले समय में जो हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, उनके जो गन्ने का भाव है, मजदूरी देने का काम है, मनरेगा की जो इन्होंने नाम बदल दिया, आप जानते हो, मनरेगा में काम किया जाएगा। और जगह जगह हम लाइब्रेरी खोलने का काम करेंगे, और माता बहनों के लिए रोजगार की व्यवस्था करेंगे। जो हमारी बेटियां हैं, जो दूर दराज जाती हैं कहीं ना कहीं शिक्षा लेकर, कहीं ना कहीं उनको कहीं बाधा आती है, परेशानियां आती है, उसको देखते हुए पास में ही कोई स्कूल खोलने का काम करेंगे। तो बहुत बड़ी योजनाएं हमारे विकास की है। हम जो द्रौपदी का खराब से कहते हैं, उसको दूर करने का काम निश्चित ही करेंगे। नई सोच, युवा जोश के साथ हम काम करते हैं। गाँव में तो पीएच निकले हुए हैं, प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं, हाल बहुत खराब है, स्कूलों में टीचर नहीं है, वो जो पीएच नहीं है उनको दवाई नहीं मिलती। उसमें आपकी सरकार अगर बनेगी तो कैसे सुधार हो सकता है? देखिए, सुधार आपसे मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि आदरणीय राष्ट्रपति जी में बहुत सुविधाएं हैं। सबसे पहले उसमें चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, स्वास्थ्य में 1 रुपये की पर्ची की, और हर जगह सुविधाओं में दवाई मिल रही है। उसी को मैं कहता हूँ, उसी पर मैं जा रहा हूँ। दवाइयों का तो आप हाल देख रहे हो, ये क्या है, ये सब कोई विभाग हो, योगी जी ने सबको त्रस्त कर दिया, सब बेकार बर्बाद कर दिए। दवाई नहीं मिल रही, ये सब उनकी सोच है, क्योंकि उनका स्वास्थ्य शिक्षा पर ध्यान ही नहीं। बिल्कुल, तो दवाई कहाँ से मिलेगी? उनका ध्यान है हिंदू मुस्लिम में बांटना, धर्म के नाम पर हमें बांटना, और जहां से वोट मिले वो काम करना है, युवाओं के पेपर लीक कराना। यही परिणाम है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि कुछ चंद दिन पहले आदेश कर दिया गया कि 26,386 स्कूल बंद कर दिए। दवाई के नाम पे प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। सारे जो बड़े बड़े अस्पताल हैं, सब में उनकी डिग्री वालों का संपत्ति है, तो इसको पूर्ण रूप से बंद करने का काम करेंगे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे विदेश से पढ़े लिखे, बड़े क्रांतिकारी सोच के इंसान, युवाओं के मुद्दों की धड़कन है। अभी भारत में उनकी जैसी योजना एक भी मिला पाए। आप सच बताइए, मैं आप सही कहना चाहता हूँ, जाती ईमानदारी से बताइए, 102 जैसी योजना आज तक कोई लाई नहीं। 100 नंबर था, उसे 112 कर दिया। क्या उससे पहले आपने देखी थी क्या हालात थी यहाँ का, न्याय कैसा मिलता था? खाने में एक जीप होती थी, वो घर का प्लेट हर जाती, वहां पहुंचते थे तो पुलिस वाले कहते थे कि अपना कुछ करके लाओ, किराए पे जाओ, वहां जितने चलेंगे। क्रांतिकारी कदम उठाया। माता बहनों को तब परेशान करते थे फोन पे, 10 रुपए की योजना चलाई, महिला हेल्पलाइन के नाम से चलाई, वो आदरणीय राष्ट्रपति जी की देन है। लैपटॉप बांटने का काम किया, समाजवादी पेंशन बांटने का काम किया, ये सारे काम आगे बढ़ाए जाएंगे। और आपसे मैं निश्चित कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी सरकार में हर बहुत खुशहाल होगा। और ये जो खाई हमारे बीच में डालते हैं हिंदू मुस्लिम की,
धर्म की चाबी जो पिलाई जा रही है, ये बहुत गलत है। आने वाली पीढ़ियां से बर्बाद हो गई है। शिक्षा की बात करेंगे, भारत आगे बढ़ेगा। स्वास्थ्य की बात करेंगे, भारत आगे बढ़ेगा। महंगाई का क्या हाल है, गैस पे लाइन लग रही है, पेट्रोल में आप देख लो एथेनॉल मिलाया जा रहा है, तो कैसे काम चलेगा। शिक्षा मंत्री अपने अभी आपने हाल ही में युवाओं की बेंच की ताकत थी, उनको इस्तीफा देना पड़ा। और ये आने वाले समय में हमारे आज कोई दिन नहीं है कि जब पीड़ित होगा, मजदूर पीड़ित होगा, किसान पीड़ित होगा, युवा शिक्षा नहीं पाएगा, रोजगार नहीं पाएगा, पेपर लीक होकर लगातार, तो युवा अपनी अंतरात्मा सुनकर सड़कों पर आने लगते हैं। और आदरणीय अखिलेश यादव जी उनके दर्द भी जानते हैं, एक युवा मुख्यमंत्री रहे हैं वो, तो जितनी भी समस्याएं हैं सबका हल किया जाएगा। ये मैं आपसे बताऊँ, आप बेटवा लोग, मैं गया था जंतर मंतर पर, मैं गया वहाँ और आदरणीय राष्ट्रपति को विधेयक दिया था। सबसे पहले अगर कोई बड़ा नेता वहाँ मदद करने के लिए पहुंचा, आदरणीय कर्नूल से हमारे मैनपुरी से सांसद आदरणीय डीपल यादव जी, उनका दर्द सहन किया, वहां जाकर उन पर पीड़ा की, उनके भी आदरणीय डीपल जी की चोटें आई, उनको डिटेन किया, थाने में बंद किया गया। महिलाओं अखिलेश यादव जी उनको डिटेन करने का काम किया। तो हमारा तो बिल्कुल स्पष्ट एजेंडा है, युवाओं के साथ हैं, युवाओं की सरकार है, युवाओं के साथ रहेगी, किसान मजदूरों के साथ रहेगी। जो भी हमारे सुविधाएं होंगी, मूलभूत सुविधाएं उनको देने का हम काम करेंगे। और ये पेपर लीक वाली समस्या में पूरी तरह से समाप्त करने का हम काम करेंगे। आने वाले समय में देश का युवा जानता है, मजदूर भी जानता है, किसान भी जानता है, महंगाई चरम पर है, बलात्कार भ्रष्टाचार सब जगह प्राप्त है। सारे जितने भी सरकारी विभाग है, मैं नाम दिलाना चाहूँ, चाहे तहसील से लेकर थाने से लेकर चाहे कोई भी हो, सब में भ्रष्टाचार, कोई किसी की सुनने वाला नहीं। मनीषा वाल्मीकि आपको जानते हो, घटना ललिता गौतम की भी घटना मेरठ की हुई। क्या हम आर्टिकल 19 के तहत अपना लोकतंत्र को मानते हुए हम अपना धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, अपनी मांगे नहीं कर सकते? सबके मुकदमे कर दिए गए, सबको बंद कर दिया गया। एक एसएसपी खुद जाके वहां लोगों को मारना पीटता है, पहली बार आप देख रहे हो, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो दलित समाज भी जागरूक है, सब समाज के लोग हमारे साथ हैं। अब इनके हिंदू मुस्लिम के बंटवारे में आने वाले हैं, क्योंकि तो जिसे देश से प्रेम है वो बीजेपी का इलाज निश्चित तय है। इतना बड़ा अमृत, और मैं क्या बताऊं, राम के नाम पे जाए, राम मंदिर बनाने का काम पूछे, वहां से भी चंदा चोरी हो गया। अभी एक आपको जानकर आश्चर्य होगा, अभी एक रिपोर्ट आई है, जंतर मंतर में जो धरना हुआ, इन्होंने बताया 2800 युवा जो अपराधी हैं उनका रिपोर्ट निकाला। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आपने 2800 इतने लाखों की तादाद में 2800 युवाओं का तो आपने रिपोर्ट निकाल दिया अपराधी है। चंदा चोरी किसने किया आपने क्यों नहीं बताया? नाम तो बताओ उसका, किसने किया चंदा चोरी? राम के नाम पे लड़ाना जानती हो आप, धर्म के नाम पे आप लड़ाना जानते हो, और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का तो काम करो। ये नहीं करते इस बात को। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, सर पे ये दस्तार आखिर रहेगी कब तक? सर पे ये दस्तार आखिर रहेगी कब तक? देश की ये दीवार रहेगी कब तक? हमने यहाँ फिरौन को, हिटलर को मरते देखा, जालिम तू बता तेरी सरकार रहेगी कब तक? ये सरकार अब ज्यादा दिन रुकने वाली थी। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पीडीए का नारा लेकर चल रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, ये 3 शब्द है इसमें। इस देश की 85% जनसंख्या पीडीए में समाहित है। उसी का परिणाम है 2024 में लोकसभा में हमारी 42 सीटें आई। और आज केंद्र की योगी मोदी की सरकार, ये केंद्र की सरकार अल्पमत में है, 240 पे रुकी है, बैसाखियों में रुकी है। कब इनकी बैसाखी रिलीज की जाए किसी को नहीं पता। आने वाले समय में इस देश का किसान मजदूर युवा माताएं बहनें सब मन बना चुकी हैं, इनको फाड़ने का काम करेगी। और हम आने वाले समय में पीडीए के माध्यम से जनता के बीच में जज्बात हैं उनको सुखों में लगे हुए हैं। एक और घटना मैंने देखी है विशेष रूप से, जो जनप्रतिनिधि है हमारा बीजेपी का राज्य मंत्री है, कहीं कुछ किसी के नहीं जानता जाता, कोई छोटी बड़ी घटना कोई नहीं सुनने वाला। हमारे भाई अभी भूपेंद्र यादव जी गाजीपुर में शहीद हो गए, क्या जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी नहीं बनती? उनके परिवार को जाकर संवेदना दें। बनाने के हमारे शहीद हुए, हमारे एक तोहफापुर में शहीद हुए, कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। हम आपसे दावा करते हैं, जितने भी शहीद हुए हमारे क्षेत्र के लोग, आने वाली सरकार में उनके नाम से एक बड़ा विशाल संपर्क मार्ग पे गाँव में एक द्वार बनाने का काम करेंगे।
और एक लाइब्रेरी स्थापित करने का काम करेंगे, जिससे लाइब्रेरी का प्राण तो हमारा आनंद जी का है। हर गांव में, हर क्षेत्र में लाइब्रेरी बनाने का काम। तो ये सरकार जाने वाली है, आप पैमाने पर और आदरणीय राष्ट्रपति मुख्यमंत्री बनने वाले, और जितनी भी समस्या इस प्रदेश की देश की है उसको दूर करने का मौका। असल में युवाओं को नशे का बहुत ज्यादा हो रहा है। जो हमारे युवा है, पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, नौकरी पैसे से वाले वो भी हैं। तो नशे की समस्या के बाद एक ग्लोबल समस्या है। अभी अभी बैंक में आप पंजाब देख लो, चाहे तो आप कहीं देख लो, अपने आस पास देख लो, आप तो पूरे दानों किसी गाँव चले जाओ, किसी भी शहर चले जाओ, ये नशे की ग्लोबल समस्या है। इसमें चुनाव में बहुत बड़ा योगदान में है। चुनाव में शराब दारू फ्री पड़ती है, इसमें कोई इसमें मतभेद नहीं, वो सब बांट रहे हैं। तो अगर आप चुनाव लड़ेंगे या आप नशे के खिलाफ नहीं, इस चुनाव में जीत, अगर आप इसकी सभा बनी नशे के खिलाफ आप क्या बन। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, आप सब जानते हो, उन्हें जिस चीज का शौक है, जो आपने नाम लिया, वे खुद नशे हैं, वे चिलम फूकने का काम करते हैं। सबसे बड़ी दुर्भाग्य का विषय है, इससे पहले आपने देखा होगा, कभी आपने देखा हर गली में, गाँव में नुक्कड़ पे दारू की दुकानें खोल दी, कभी खाया तुम? तो नशे को बढ़ावा दे रहे हैं, और तो इसको छोड़ दीजिए आजादी। अब एक काम होने आया है, भांग का ठेका भी हर गांव में कोने में पहुंचा जाएगा। तो ये युवाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं बताओ? इन्होंने कुछ काम किया हो नशे के खिलाफ? आदरणीय राष्ट्रपति जी ने हमारे ने कोई नशे को बढ़ावा नहीं दिया। मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर मौका मुझे मिलेगा, यहाँ नशे को व्यक्ति जो भी चल रही है उसको दूर करने का काम करें। बांटने की तो दूर की बात है, सोचेंगे भी नहीं इसमें। आप रिकॉर्डिंग आप सब रिकॉर्ड करें, रिकॉर्ड कह रहा हूँ मैं, रिकॉर्ड में कोई सोचने का भी नहीं, विचार भी नहीं करता चीज है। मैं युवा हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, और मैं भी क्षेत्र की समस्याएं जानता हूँ, मजदूरों की समस्याएं जानता हूँ, युवाओं की समस्या जानता हूँ, माता बहनों की समस्या जानता हूँ। आदरणीय राष्ट्रपति ने एक से लेकर 3 तक की शिक्षा जो हमारी बालिकाओं को फ्री करने का हम काम करेंगे। आने वाले एजेंडे में हम क्षेत्र वाइज हम अपना जो एजेंडा वो बनाएंगे, और आदरणीय राष्ट्रपति प्रदेश के हिसाब से बनाए जा रहे हैं। हम तो आपसे भी एक निवेदन करना चाहते हैं, आप भी सम्मानित है हमारे क्षेत्र के कुलदीप राज जी, आप भी हमें कुछ सुझाव दीजिए, उसको एजेंडे में हम डालने का काम करेंगे, और नशा प्रवृत्ति को पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम करेंगे। ये जो जगह जगह गाँव में इनको समाप्त करने का काम, और जो भी काम है युवाओं के पक्ष में होगा, माता बहनों के पक्ष में होगा, हमारी जो बेटियों को शिक्षा के पक्ष में होगा, युवाओं को नौकरी देने का, बेरोजगारी दूर करने का काम आने वाले समय में। अभी कुछ टाइम पहले हमारा मीटिंग समाज पार्टी में, उसमें वर्मा जी वो मंच पे थे, तो प्रोग्राम मंच पे थे। वहाँ कुछ झगड़ा हुआ था, मंच पे बैठने के लिए लोकल नेता थे उनका, लग रहा है ऐसे में अभी पार्टी में बेचारे फूट पड़ गई है। नहीं देखिए, ऐसा कोई भूल नहीं है, ऐसा एक बात नहीं, बड़ा मीटिंग थी वो सेक्टर प्रभारी थी, तो उसमें सारे कैसे बुलाएंगे, हम भी मौके में वही थे। एक कार्यकर्ता थे हमारे, किसी कारण से वो नाराज थे, उनकी नाराजगी दूर कर दी गई, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि बहुत प्रभारी है, और वहाँ जो उनको मरीज पर जगह नहीं मिली। हालांकि सबको बुलाया गया था, तो इसमें इच्छा से नहीं गए। आदरणीय जिला अध्यक्ष जी हमारे परमवीर गोविल, तो आदेश था कि गर्मी बहुत है, और जो हमारे जिम्मेदार लोग हैं उनको मंच में बुलवा के फिर बूथ प्रभारियों से मीटिंग करेंगे। जो हमारे राष्ट्रीय यूनियन लगा के शायद आए हुए थे, वे प्रभारी बना के भेजे गए थे। तो एक छोटे ही नाराजगी थी हमारे कार्यकर्ताओं की। बाकी मीडिया वालों को, रिपोर्ट्स वालों को तो बड़ा चढ़ा कर करने की बात है, कोई नाराजगी थी एक, हाँ मैंने भी देखी है, वो नाराजगी थी, पर आप उसे गौर से सुनिए ना, उन्होंने किसी व्यक्तिगत किसी का नहीं था। वो कह रहे थे कि कुछ हमारे नेता हैं जो राष्ट्रीय सचिव पोस्ट हैं, बदतमीजी करते हैं, उनके विषय में कुछ कह रहे हैं, तो उनकी नाराजगी हमारे कार्यकर्ता हैं, पार्टी के मजबूत हैं। और टिकट की शुरू मिले, मैं आपको पहले कर दिखाऊंगा, की टिकट की शुरू मिले समाजवादी होता है। अब की बात 2027 में सरकार आप समाज में जुड़े हुए हैं, तो कोई ऐसा फैसला जिससे आपको आपत्ति रही हो, तो होता कि बार मन नहीं मिल पाता, या कोई जो हमें लग जाए, ऐसा कुछ हुआ कभी? कोई फैसला है वो पार्टी का, आप उसको बुलेट गए हो, फिर उसको चीज हुआ, कभी आज तक कोई कलम लेने लिया नहीं, देश से पढ़े लिखे,
देश से नीतियां लेके आए कि हमारी 100 नंबर की गाड़ी जगह जगह चौराहे से बड़ी राष्ट्रीय की तो दे रहे थे। तो ऐसा कोई निर्णय में ले लेते, सब समाज का मान सम्मान करते हैं। आप समय समय भी देख लीजिए, अभी राम मंदिर भी इन्होंने बनाया, हमें कोई आपत्ति नहीं, राम मंदिर बनना चाहिए, राम सबके हैं। और वो निर्णय ये कहते हैं कि हमने बनाया, गलत। ये हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, सब समाज ने स्वीकार किया, वो बन गया। और ये कहते हैं जो राम का नहीं किसी काम का, ठीक है, ऐसी भाषण आया, ऐसी बयान था। तो आज जो चंदा चोरी हुई है, तो ईमानदारी से बताओ ये राम के हैं क्या? कितना वहां बिल्कुल श्री राम की चप्पलें तक चोरी होंगी, चंदे का जितना पैसा हुआ सही पता नहीं उसका, उस पर बोलने को तैयार नहीं। जो छोटे कार्यकर्ता थे जो हर क्षेत्र में उन पर कार्रवाई कर दी, जो जिम्मेदार लोग हैं उनके, उसके बाद ले लो भाई, उनसे कुछ नहीं हो। इसके बाद ले लो। हाँ, तो हम कहना चाहते हैं राम के आप नहीं हो, अगर राम के आप हो तो भी किसी काम के नहीं। आज राष्ट्र देवी नाम से एक मैं मंदिर बनाने वाला विषय, क्या वे हिंदू नहीं, आस्था सिखाने का विषय नहीं होता, आस्था हर आदमी के अंदर है। आप भी, हम भी, जो भी हमारे इष्ट देवता है, माताएं बहनें, हम सब सुबह सुबह पूजा अर्चना करते हैं, जब अपने काम पर चलते हैं। पर एक बीजेपी ऐसी सरकार आई, इन्होंने आस्था को भी राजनीतिकरण कर दिया, लोगों को, युवाओं को भटकाने का काम कर दिया। ना तो युवा पढ़ेगा, ना लिखेगा, ना शिक्षित होगा, ना रोजगार मांगेगा, इस विषय पर लगा दिया। समाज में द्वेष पैदा कर दिया, हिंदू की खाई गहरी कर दी, ये बहुत गलत है। आप देखिए, जब देश का बंटवारा होगा जब ही समस्या ये, अंग्रेज यहाँ रहे, अंग्रेजी में बंटवारा किया, हिंदू को बांटा, तभी वे राज कर पाए। आज भी बीजेपी वाले वही काम कर रहे हैं। इनके मैं लंबा नहीं जाना चाहता, हालांकि इनके जो सर संचालक थे सेकंड नंबर के MS गोलवलकर, माधव सदाशिव गोलवलकर लिखे, उन्होंने 1940 में एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक में क्या लिखा था आप जानते हो? उसमें पुस्तक लिखी थी वी और नेशनल गुड डिफाइंड नाम से। तो उन्होंने स्पष्ट लिख दिया था कि जब देश की सत्ता आप किसी से प्राप्त कर लें तो देश के जो जल जंगल जमीन है सबको उद्योगपतियों को दे दें। आज वो भी काम हो रहा है। दो गुजराती इस देश को देख रहे हैं और 2 गुजराती खरीद रहे हैं। अगली बात उन्होंने लिखी थी, पूरे देश की 80-85% जनसंख्या को भूखा मार दो, परेशान कर दो, और वो फिर अपना विकास केवल इस पे समझे कि हम पेट भर जाए, भोजन मिल जाए। जब ये सरकार में आए 2014 में, तो 40 करोड़ राशन ले रहे थे लोग, आज 80 करोड़ राशन ले रहे हैं। तो इन्होंने कहा 30 लागत कर दिया। हंगर इंडेक्स में भारत पीछे है, भ्रष्टाचार में आगे जा रहा। रूस हमारा हितैषी था हमेशा, मंदा पेट्रोल में मिलता था। इनके आप आए ट्रंप जी, FT फाइल में क्या समस्या है मुझे नहीं पता। मोदी जी ने तुरंत उनके इशारों पर कर दिया, ट्रंप जी कहते हैं वैसे ही मोदी जी चलते हैं। उन्होंने क्या, पेट्रोल डीजल हमेशा खरीदा जाएगा तो वहीं से खरीदने का काम कर रहे हैं। हमारे इस देश के अल्पसंख्यकों को तो आप बर्बाद करने में लगे हो। अल्पसंख्यकों का मेरा मतलब ये नहीं कि मैं मुस्लिम होता इससे कह रहा हूँ, चाहे उसमें सिख हो, ईसाई हो, हमारे चाहे हमारी आधी आबादी हो, चाहे हमारे मुस्लिम समाज के लोग अपना बर्बाद कर रहे हो, और उन्हीं मुस्लिम लोगों को विदेश में जाकर आप गले लगाने का काम करते हो। सबसे लोगों को बर्बाद किया किसने बताओ? नोटबंदी हुई, क्या लाभ हुआ? कोरोना काल में जो इतना पैसा लोगों ने दान में दिया, क्या हुआ उसका? PM केयर फंड, उसमें आपने ऐसे माहौल बना दिया कि आप उसकी जानकारी देंगे नहीं, तो सरकारी है ही नहीं, कहा गया। RTR में नहीं मांग सकते आप हमसे, बताओ आपने किया क्या? नोटबंदी पर आपने आया तो इस देश का 99.9% काला धन वापसी आ गया। कहाँ है वो ब्लैक मनी? कहाँ है भ्रष्टाचारी? कहाँ है 15 लाख का? 15 लाख खाते में कहाँ है? किसानों का अच्छे दिन कहाँ है? यही अच्छे दिन है कि किसानों को आप अपराधी कहेंगे, खालिस्तानी कहेंगे? यही आपके अच्छे दिन है? युवाओं को जैन जी लोग धरना करेंगे, दलित समाज के लोग धरना करेंगे, आप उनको अपराधी कहेंगे, देशद्रोही कहेंगे? ये आपका अच्छे दिन नहीं है।
आप किसानों की आय दुगनी करने वाले थे, कहाँ है बताइए आप। तो ये देश आज किस हालात पे है। 55 लाख करोड़ का कर्जा था भारत में जब ये आए, और आज 200 के ऊपर जा रहा। तो भारत तरक्की तो इनकी क्या हिम्मत है, क्या करेंगे, इनके एजेंडे में नहीं है। इनके एजेंडे में किसान मजदूर किसान है ही नहीं। इनके एजेंडे में केवल सत्ता कैसे प्राप्त करें। आज के जो जितने भी पूरे देश में इनके जो मुख्यमंत्री हैं, 1 दर्जन से ऊपर मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं किसी दूसरे दलों से आए हुए हैं, और उन पर ये भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे। तो आज इनके पास आगे तो अच्छे हो गए। ढूंढते हैं सारे नेता, न जाने भाजपा की कोई कैसी दीन है, ना इनका ईमान है, ना दीन है। जिसको भी देखो धुल को ही निकलता है, जिसको भी देखो धुल के ही निकलता है। ये भाजपा सरकार है या दूसरी मशीन है। तो इनके हम तो सब माफ है। बताओ, क्षेत्रीय दलों को खत्म करते जा रहे हैं। क्या शिवसेना की बात हो, खत्म कर दिया इन्होंने क्षेत्रीय दल। चाहे हम ममता बनर्जी है, उनके लोग तोड़ लिए। लोकतंत्र में इनके सबसे बड़े सम्मान भी मांगते थे उन्हें। आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो इसके खिलाफ थे। वो कहते थे ऐसी सत्ता को मैं चिमटी से नहीं छूंगा जो मैं पैसे में खरीद कर प्राप्त करूँ। और आज उनका यही काम है कि वैसे नहीं आए धनबल से आएगा, वैसे नहीं आएगा ईडी सीबीआई भेज देंगे। तो क्या चल रहा है देश में। आप देश से प्रेम करो। भारत महान है, सब धर्मों का है। आज जो आपने हालात कर दिए देश के, एक बड़ी खाई आपने पैदा कर दी। मैं कहना चाहता हूं, पहले एक नारा लगता था, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में थे भाई भाई। क्या अब है ऐसा? दिखाई दे रहा आपको कहीं कहीं तक? अब नारा बदल चुका है। अब नारा ऐसा कहा जाएगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में थे भाई भाई। योगी मोदी ने करवा दिलाई, और वो क्या देश का भला करेगा जिसने छोड़ दी अपनी पत्नी। तो ये कोई सिस्टम नहीं। जब इनके बच्चे नहीं रोजगार को दे नहीं सकते, परिवार कैसे पाला जाता है या पता नहीं है, तो हमारे और आपके बच्चों के बारे में क्या सोचेंगे। ये तो दबाव था, ये तो ताकत थी जानने की जो ये धरना देगी। हालांकि एक छोटा सा इस्तीफा आने वाले समय में अगर ये हालत है तो युवा जैन जी इस देश का प्रधानमंत्री का इस्तीफा न मांगता है। अभी आप बता रहे थे कि अखिलेश यादव विदेश पर गए, ऑलमोस्ट सभी नेताओं से बात करना, चाहे वो ग्रुप हो, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे नगर पंचायत अध्यक्ष कोई भी हो। तो अब मेरा वो सवाल पड़ रहा है, देश का जो गरीब से बच्चा वही पढ़ रहा है यहाँ पे, देश का मध्यम परिवार में बहुत बढ़ रहे हैं। तो लग रहा तो सब गुजरी क्या नहीं, ऐसे जो कैपिटल है सच बात है। तो 5-6 साल में बहुत सारे अरबपति लोग बाहर शिफ्ट हो गए। हर साल 3 लाख लोग भारत वही लाख ले रहे हो। आपने एक बात जोड़ने की मुद्दे उठाए, आपने ये सोचना पड़ेगा ये हुआ कब 2014 के बाद। हालांकि पहले भी सभी देश में पढ़ता है, लोग पढ़ते भी हैं, पर मैं भी इसके खिलाफ हूँ। हम अपने भारत को ऐसा बनाए कि जो विदेश के लोग यहाँ पे पढ़ने मेरा काम करेंगे। अब से पहले हमारे जो पूर्व है हमारे देश में शिक्षा का जो सुधार था बहुत अच्छा था। हमेशा बाहर से लोग यहाँ आते थे। हम खुद की धरती कहे जाते हैं, यहाँ महान बुद्ध भी हुए हैं, यहाँ राम भी हुए, यहाँ रहीम भी हुए, यहाँ कबीरदास भी हुए। आध्यात्मिक हमारा देश है, उनका भी हमें सम्मान करना चाहिए। पर जो आपने किया कि हाँ मैं उसके विरोध में हूँ, चाहे राष्ट्रपति की संतान हो चाहे गरीब की संतान हो, सबको शिक्षा बनानी चाहिए। और देश में शिक्षा का सुधार तभी होगा जो शिक्षित धरती में बैठेगा। तो शिक्षित युवा इस देश में राज करेगा, राजनीति में आएगा। जो वो पीड़ा को सहन कर पाया उसके मन में जो भावनाएं होंगी, आदरणीय राष्ट्रपति जी के मन में भावनाएं हैं, वो परिवार वाले हैं, वो शिक्षा को बढ़ावा देने का ही तो काम था। जो लैपटॉप दिए, इससे पहले हिंदुस्तान में कभी लैपटॉप नहीं दी थी। पहला शिक्षा का जो सुधार करते हमारे कन्या विद्यालय दिया, ये शिक्षा का जो था, शिक्षा के आधार पर किया जाता था। साइकिल वितरण करके कितनी बड़ी संख्या में जो हमारे जो माताएं बहनें बेटियां युवा है, ये अपने स्कूल में जोर से साइकिल पर जाने का। ये बेरोजगारी भत्ता था, शिक्षा को सुधार करती है। तो ऐसे ही काम क्रांतिकारी होंगे आने वाले समय में, और न्याय भी सस्ता होगा, शिक्षा भी सस्ती होगी, किसान मजदूर की आय भी बढ़ेगी, और किसानों की जो एमएसपी है उसके भी दाम बढ़ाने का काम करेंगे आने वाले समय में। आपको देखना एक नया उत्तर प्रदेश, एक नया देश भारत में जा रहा है, क्योंकि युवाओं ने लड़ाई नहीं था।
जैन भी अपने हकों को समझ चुका है। अब देखिए, मैं ये नहीं कहता कि लोकतंत्र सबके लिए है, सबको अधिकार है। जो आ गया गद्दी पे, गद्दी में पहला अधिकार उसका ये है कि हम इस देश को, इस प्रदेश को आगे कैसे बढ़ाएं। क्योंकि आस्था तो एक हमारा अपना विषय है, उसको छोड़ दें। आस्था भी कीजिए, आप, मैं मना नहीं कर रहा, पर एक वर्ग विशेष के लिए सबके लिए समान होनी चाहिए। तो उसको बढ़ावा देने का काम न करें, जिससे कि आने वाले समय में खाई पैदा हो। शिक्षा को बढ़ावा दें, रोजगार को बढ़ावा दें, पेपर लीक बंद करने का काम करें। ये 2024 से भारत की जिंदगी खत्म हुई है, बाजार कभी हो एमएलसी भाई साहब करके इतना पड़ा हुआ, कभी हम अमेरिका के इशारे पे चले, अमेरिका चले। हमारा असली जो ज्यादा ज्यादा क्या करेंगे ये गोदी मीडिया वाले, बस एक बात दिखा दी, पाकिस्तान का इलाज कर दिया। अरे असली इलाज अगर आप करना चीन का करो, लाखों हेक्टेयर जमीन हमारे अरुणाचल प्रदेश में, हमारे मिजोरम में चीन ने कब्जा कर लिया, इसका तो आप बताने का काम नहीं करते। बुलडोजर लेकर आए नया सिस्टम। अरे मैं मानता हूँ ठीक है, अपराधी है, अपराधियों को इसकी सजा कानून के तहत होनी चाहिए। आप मानिए एक परिवार में किसी ने कोई घटना कर दी, तो क्या घर है का परिवार का एक ही तो होता है, उसका घर गिरा देगा। उसके गरीब मजदूरों के लिए, उसके माताओं बहने के सपने हैं, उनका क्या हो, कानून में प्रावधान नहीं है, उन नजर आप चला। तो आने वाले समय में इन सबका रोक रहेगी। भारत को अखंड भारत बनाने की कोशिश है, और उत्तर प्रदेश को आने वाले समय में इस प्रदेश ही नहीं देश में चमकने का काम करेगा। ऐसे काम समाजवादी पार्टी के लोग कर दिया। जो युवा देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, जो मैं सबसे पहले तो अपने सबकी नमस्कार, प्रणाम, नाकाम और सलाम करना चाहता हूँ। देखिए, मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, अगर आपके बेटे, आपके भाई किशोर वाल्मीकि को मौका मिलता है तो आपके साथ मिलकर रात दिन दुख सुख में है। इसी तरह से जैसे आज मैं लगा हूँ, मेरी ताकत आप हैं, मेरी हिम्मत आप हैं, आप मुझसे प्रेम करते हैं। मैं ना कोई विधायक ना कोई मंत्री रहा, और आप मुझे पूरी विधानसभा में हर जगह मुझे प्रेम मिलता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अब तक 125 वीडियो मीटिंग में कर चुका हूँ, और कोई एक वर्ग नहीं बचा जहाँ मैंने छत्तीस बिरादरी मीटिंग न किया। चाहे हमारे सिख समाज के लोग हों, चाहे पंडित लोग हों, ब्राह्मण लोग हों, चाहे गरीब समाज के लोग हों, चाहे हमारे गुर्जर समाज के लोग हों, चाहे दलित समाज के लोग हों, बाल्मीकि समाज के लोग हों, चाहे जाट समाज के लोग हों, सब में हमने काम किया। कश्यप समाज के लोग हों, प्रजापति समाज के लोग हों, वाल्मीकि समाज के लोगों से सब में मीटिंग कर चुका हूँ। सबका मुझे कहाँ प्रेम मिल रहा है, और यही मेरी ताकत है, क्योंकि मेरे पीछे गरीब परिवार था, मैंने सहारा लिया अपने क्षेत्र की महान जनता का। यही प्रेम देती जा रही है और मैं बढ़ता जा रहा हूँ। आने वाले समय में एक और बात कहना चाहता हूँ, जितना मुझे समय मिला राजनीति को समझने का वास्ता है। आदरणीय शाहिद मंसूर साहब यहाँ से लड़ते थे, उनके जमाने में मैंने देखा ये हमारा जो अड्डा है, सामने आप घर जाओगे, व्यापारियों का है, समाज सेवा में इनकी छतों पर भी समाजवादी के झंडे मैंने देखे। उनके काम करने का क्या तरीका था मंसूर साहब का, वो मैंने सीखा, वही मैं करूंगा। आने वाले समय में आज की तारीख में युवाओं की धड़कन, और मैं तो ये कहूंगा आने वाले समय में अगर कोई राजनीति करना चाहता है तो आदरणीय हमारे सदन के विधायक प्रधानमंत्री हैं, कितना प्यार कितनी मोहब्बत जनता के बीच है उनके लिए। सुबह ही उनके यहाँ दरबार लग जाता है, कभी डीएम एसएसपी कहीं बड़े बड़े अधिकारी कमिश्नर को फोन करके जनता के लोगों के हितों की काम करते हैं, उनका काम करते हैं और हर वर्ग का सम्मान करते हैं। उन्हीं को अपना रोल मॉडल मानते हुए, आदरणीय अखिलेश यादव जी को रोल मॉडल मानते हुए आपके साथ दिन रात मेहनत करूंगा, और आपको मैं वादा करता हूं कि आपको कोई भी समस्या कहीं दिखाई नहीं देगी। कंधे से कंधा लगा के अपनी महान जनता, अपने मतदाताओं, हस्ताक्षर वालों के साथ मिलकर इस हस्ताक्षर को बढ़ाने का काम करेंगे, विकास का काम करेंगे, किसानों को बढ़ाने का काम करेंगे, बेरोजगारी दूर करने का काम करेंगे, शिक्षा को बढ़ाने का काम करेंगे, हर गांव में लाइब्रेरी बनाने का काम करेंगे। हम एक जो है खेल विद्यालय को बनाने का काम करेंगे, जगह जगह अलग तरह की नीति बनाने का काम करेंगे। दूर दराज में जो हमारी बहन बेटियां हैं उनको जो शिक्षा देने का काम करेंगे, से लेकर केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा देने का काम करेंगे, लैपटॉप देंगे, कन्या विद्यालय देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, और तो रोजगार को देने का हम काम करेंगे। और जो भी न्याय है जो सुलभ है इसमें सुधार करेंगे। आज तक एक भी कदम योगी जी नहीं बढ़ा पाए,
बता दीजिए, बचत योजना, 108 ऐसी योजना, 102 ऐसी योजना, कन्या धन, लैपटॉप बांटने का काम, समाजवादी पेंशन बांटने का काम एक भी किया हो। किसानों पे हमने 5 लाख दिए थे, आप उसको 10 लाख बनाइए, तो ये नहीं चलेगा। संविधान को लगातार धज्जियां उड़ा रहे हैं, दलित समाज का अपमान करते हैं, तो ये अपमान यही चलने वाला। तो आने वाले समय में आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर ये जनता ने महान ने मुझे मौका दिया, आपकी दिन रात मैं मेहनत करूंगा, क्योंकि मुझे और कुछ काम नहीं है, ना मेरा रोजगार है, ना मेरे कोई मेरे पे बड़ी दौलत है, बच्चे को यहाँ पढ़ लिख चुके हैं, बड़े हो गए, मैं आपकी सेवा में लगने का काम करूंगा। और आने वाले समय में निवेदन करना चाहता हूँ, आपके बेटे, आपके भाई किशोर बाजी को मौका मिल जाए तो 36 बिरादरी के लोग मेरी मदद करें, वरना आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करें, जो भी प्रत्याशी है सैनिक का निर्माण करें। बहुत बड़ी समस्या है ये, अगर सरकार दलित और मुख्यमंत्री बनेगा तो ये सोच होगा जिसका काम करना है, केवल एक समस्या, ठीक है, सबसे बड़ी सबसे बड़ी मैंने आपसे बताई थी, किसान जुड़े हैं, गंगा का किनारा है सब जगह, किसानों की लाखों हेक्टर जमीन जो हर बार कोई समय ऐसा नहीं मिलता, हर बार बाढ़ से बर्बाद हो जाती है, उनका मुआवजा नहीं मिलता, तो इस बाढ़ के काम का विशेष रूप से काम करेंगे। और कनेक्टिविटी जो हमारे जिले की पूर्ण रूप से करेंगे। अभी इस समय में आपने देखा होगा जहाँ बैठे परिषदगढ़ है, यहाँ पे कुछ सरकारी बजट रूप से बने हैं। मवाने में उत्तर प्रदेश परिवहन की बसें जो थी वो बंद कर दी गई, कनेक्टिविटी हम बढ़ाने का काम करेंगे। शिक्षा के लोग माताओं बहनों को जो हमें दूर जाना पड़ता है, जो यहाँ का लोग धंधे नहीं है, बड़ी फैक्ट्रियाँ नहीं है, इस पर हम काम करेंगे और यहाँ बेरोजगारी को पूरी करने का काम करेंगे। किसानों की फसलें जो बर्बाद होती है उसको बचाने का काम करेंगे। किसानों की जो है MSP के दाम दिलवाने का काम करेंगे और आने वाले समय में जो युवाओं की आवाज है उस आवाज को सुनने का काम करेंगे और रचना करेंगे। जो आज 62,000 शिक्षकों के 36,000 स्कूल बंद होंगे, स्कूल को चलाने का काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ आप हमारे साथ आए और आपका अगर जो सवाल है, आपका भाई सवाल मेरा अभी ना कंप्यूटर युग है, इस सब चीज कंप्यूटर को होती है, उस बारे में आपके क्या विचार है, उस बारे में क्या काम करना चाहिए, या फिर अभी सरकार क्या काम करना चाहिए? अगर अभी सरकार, अभी वाली सरकार आपसे पूछे आप उसको क्या कंप्यूटर के बारे में? देखो, कंप्यूटर तो आप क्रांति है, कंप्यूटर की पूरी दुनिया क्रांति कंप्यूटर चल रही है। दूर बैठे हुए लोग कहीं नौकरी प्राप्त कर पाए, ऑनलाइन नौकरी कर रहे हैं, तो कंप्यूटर क्रांति इसको बढ़ावा दिया जाए। ये मैं आपसे पहले भी कर चुका हूँ और भी बढ़ाने का आप जैसे बुद्धिजीवी विभाग जो हमारे संपादक महोदय, पत्रकार महोदय, उनसे पूछेंगे कंप्यूटर क्रांति तो अखिलेश यादव ने 2012 में लिखा। शिक्षा के बारे में क्या है, कंप्यूटर शिक्षा होनी चाहिए, जो जिन लोगों को मिले वो चला नहीं पाए उसको देखे, वो देखो उसका ज्ञान तो होना चाहिए। तो उसके लिए हम अलग से व्यवस्था करेंगे, गाँव में क्षेत्र में जाकर जो कंप्यूटर के जानकार है उनसे उन्हें शिक्षित कराएंगे। और जो आप करें टूटे फूटे, कोई नहीं टूटा, आज टूटे लोग आज यूज करो, कोई यूज नहीं कर पाए। सरकार ऐसी आ गई, आप सब देख रहे हो, उन्हें कोई लेना ही नहीं देना नहीं, रोजगार से, बच्चों की पढ़ाई लिखाई से, शिक्षा से मतलब ही नहीं, उनका मसला ही नहीं है। यहाँ तक की बात है, इतने अंधे हो गए हमारे मुख्यमंत्री जी भांग पी के कि एक दिन तो उन्होंने जो हमारे देश का जवान है, CRPF का जवान बद्रीनाथ में ड्यूटी मिला, पता नहीं नशे में किया, उसके हमने जोड़ दिया। उसका जो देश का जवान है, जो सीमा पे हमारे जो शिक्षा कर रहा है, उसके घर पर ये शिक्षा की बात कहाँ? कंप्यूटर की क्रांति आनी चाहिए, कंप्यूटर का युग है और पूरी जो हमारा जो दुनिया है, ट्रेनिंग सेक्टर में आपसे बच्चे खुले जाएंगे, ट्रेनिंग दी जाएगी, पर कहीं ना कहीं आप भी आज भी कार्यक्रम सैकड़ों युवा अलग राष्ट्रीय से मिलते हैं, अपना वही पुराना लैपटॉप लेते हैं, मिलते कि आपने हमें दिया, इससे शिक्षा प्राप्त की हमने, इससे रोजगार किया, जन सेवा केंद्र खोलने का हमने काम किया, जगह जगह कंप्यूटर काम किए, आज जाति मूल निवास बनाने का काम किया, आज भी चल रहे हैं और इनकी हिम्मत नहीं है। आज भी कंप्यूटर खोला जाएगा। आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी की तस्वीर, तो ऐसे कंप्यूटर ये नहीं बना सकते। अब आज भी
आप बता दीजिए हमें क्षेत्र में, मैं तो आज कुछ भी नहीं हूँ, पर मैं अपने नेता को हर मानते हुए दावा करता हूँ, जो मेरा प्रतिभाशाली युवा है, मेरी माताएं बहनें, आज भी मैं अपने नेता से उसकी मदद करता हूँ। और समय समय पर अखिलेश यादव जी आज लैपटॉप बांट रहे हैं, जो हमारे प्राइमरी स्कूलों में टॉप बच्चे आ रहे हैं, जो हमारे हाई स्कूल में टॉप आए, इंटर में टॉप आए, सब समय को आज भी कंप्यूटर अगर मेरा काम करता हूँ। कोई महिला बहुत अच्छी है, वो हमेशा कहते हैं मेहनत की समाज में समानता भाईचारा लाएंगे और पीढ़ी के नारे के साथ क्षेत्र में रहेंगे, क्योंकि मैं पहले तक 50% जनसंख्या पूरी हुई और 15% में भी हमारे भाई हैं, पर इसमें बंटवारा कर दिया गया। इस बंटवारे को हम काम करेंगे ताकि आस्था का मान सम्मान होगा, सब धर्मों का सम्मान होगा, किसान मजदूर की बात होगी, युवाओं की बात होगी, माता बहनों की बात होगी। तो नेताजी हमें कहते हैं कि जनता के बीच रहो, जनता के मुकदमे में रहो, चाहे आपका कितने मुकदमे हो जाए, चाहे कितनी लाठी खानी पड़े, पर लोगों के हकों की बात को हमेशा मान लेंगे। हाँ दो केस है, पर यही है कारण के पीछे आपको याद होगा 4 अक्टूबर मुझे आज भी याद है, 4 अक्टूबर 2021 में, तो आपको लखीमपुर खीरी में हमारे केंद्र के मंत्री हैं टैनी साहब के बेटे के साथ से किसानों की जमीन की याद हुआ। तो उसमें 23 की हमारी बार बार लड़कियों किसान उसमें कई घायल हुए, तो उसके लिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमारे आह्वान किया और वो भी खुद लखीमपुर खीरी जाना चाहते थे, उनको घर पर डिटेन कर दिया गया। परिणाम स्वरूप लोकतंत्र के माध्यम से, कानून के माध्यम से हम धरना दे रहे थे, तो वहां पे हमारे 16 विभाग उन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा किया गया। आपको जानकर हैरानी होगी 302 का मुकदमा हम पे है। बताओ हमने लोकतंत्र का कौन सी ऐसा अपराध कर दिया? 126 बी का मुकदमा हम पे है, हम की धारा हम पे लेती है। ये सब हुआ आज तक जो मुकदमा चल रहा है, ऐसे सैकड़ों मुकदमे लगा रहे हैं, तो जनता की आवाज सुनते हुए हमने मुकदमा लगे तो हम इसको करने वाले हैं। दूसरा मुकदमा की हमारे कुत्ता फूटने का, कहीं धरना देने का यही रहा है, मुकदमे चलते रहेंगे, सबको जान करने वाले हैं। पर ये निश्चित है कि मुकदमे हम पर लगेंगे तो हम जनहित के मुकदमे लगेंगे, जनता की आवाज उठाते मिलेंगे। आप देख लीजिए, कहीं भी सर्वे कर लीजिए, आपके बेटे आपके भाई किशोर वाली के शरीर में एक भी दाम नहीं मिले, किसी को सताया नहीं होगा किशोर ने, किसी से 2 रुपए नहीं मांगे होंगे किशोर ने, हम सरकार में भी फिलहाल देश रहे, पर आज तक कोई हितों को उठा नहीं सकता। हम लोगों के हितों की बात करते हैं, थाने कचहरी में मजबूरी में जाते हैं, जो कोई फरियादी आता उसकी बात मान लेने के हम पहुंचते हैं, और जो जायज बात होती है उसको मनाने का काम करते हैं। तो ऐसा ही समय आने वाले समय में होगा। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, और मैं जनता से धन्यवाद करना चाहता हूँ। अपने बेटे अपने भाई किशोर वाल्मीकि की ऐसी मदद करते रहे, और आने वाले समय में 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो हमारे आपकी गेस्ट, हमने उनकी बातें सुनी, जो विचार सुनी, और ये युवा सोच के बारे में हमने सुना, हमें जाना, और ऐसे वो लगे जो हमारे क्षेत्र बड़े नेता हैं, सबसे चेहरे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आज की वीडियो को मैं ही ड्राफ्ट करता हूँ या वीडियो शुरू करता हूँ, और इनके बातचीत के विषय में आपको जो वीडियो कमेंट हो, आप वो कमेंट उठा लीजिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड डे, बाय बाय।